हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है क्या कहलाते हैं? तो इसे हम कल्पसूत्र कहते हैं। दूसरा है, वेदांगों के पश्चात किस ग्रंथ की रचना हुई थी? तो वेदांगों के पश्चात उपवेद की रचना की गई थी। तीसरा है, शिल्प वेद शिल्प कला का शास्त्र है, इसे किस वेद से संबंधित बताया गया है? तो इसे अथर्ववेद से संबंधित बतलाया गया है। चौथा है, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो ये जो स्मृति मनुस्मृति है ये पराशर स्मृति से संबंधित मानी जाती है। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये उपनिषद जो पुस्तक है वो दर्शन पर आधारित है। चारों वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो चारों वेदों में से अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहला है ऋग्वेद, तो ये स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। दूसरा है यजुर्वेद जो कि स्तोत्र एवं कर्मकांड से संबंधित है। और सामवेद संगीतमय स्त्रोत से संबंधित है। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित माना जाता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जिस नदी का वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में वो है सिंधु नदी। आगे देखते हैं, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? तो ऋग्वेद में 1028 रचनाएं हैं। हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी 7वीं सदी में। और इस ग्रंथ में हमें हर्षकालीन प्रत्येक प्रमुख घटना की जानकारी प्राप्त होती है। और है आगे, गोडवाहों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता वाकपति राज थे। इसमें हमें कन्नौज नरेश यशोवर्मा के विजयों का वर्णन मिलता है। आगे है, विक्रमांक चरित के रचयिता कौन है? तो इस ग्रंथ की रचना बिल्हन ने की थी। और इसमें हमें चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता थे चंदवर दाई। और इसमें हमें चौहान वंश शासक पृथ्वीराज के विषय में जानकारी मिलती है। आगे है, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो सरस्वती नदी का बोध हमें यमुना एवं शतुद्री नदी के बीच का से होता है। ठीक है। आगे है, महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है। आगे है, किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? तो इतिहास पुराण को पंचम वेद छांदोग्य में कहा गया है। आगे है, याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेय का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में है? तो ये है बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेय का दार्शनिक संवाद इसी उपनिषद में है। आगे है, किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? तो न्यायालय की झांकी हमें मृच्छकटिकम से मिलती है, प्राचीन भारतीय न्यायालय की। आगे देखते हैं, ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्यकार कौन है? तो प्राचीनतम भाष्यकार स्कंद स्वामी को माना गया है। आगे है, नवीनतम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किस वंश में हुई थी? तो इसकी रचना गुप्त काल में हुई थी।
किस बौद्ध दार्शनिक ने यह प्रमाणित किया कि सोना, चांदी, तांबा इत्यादि खनिज पदार्थों से रोगों का निवारण हो सकता है? तो इसका किसने प्रमाणित किया? नागार्जुन ने यह प्रमाणित किया कि सोना, चांदी, तांबा इत्यादि खनिज पदार्थों से रोगों का भी निवारण हो सकता है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कितने दिनों तक चला? तो ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। आगे है, भद्रबाहु चरित में किस शासक के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है? तो भद्रबाहु चरित से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। आगे है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किस शासक के स्तंभ में खुदी हुई है? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अशोक के स्तंभ में खुदी हुई है। आगे है, किस प्रशस्ति में परमार शासक राजा भोज की उपलब्धियों की चर्चा है? तो राजा भोज की उपलब्धियों का वर्णन मतलब चर्चा ग्वालियर प्रशस्ति में किया गया है। आगे है, उत्खनन की प्रमुख विधियां कौन सी है? तो उत्खनन की प्रमुख विधियां हैं लंबवत और क्षैतिज। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। किस काल के अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिले हैं? तो ये है पुरालेख विद्या, जो अभिलेख है जो पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिले हैं। आगे है, मास्की, जो कर्नाटक कहते हैं, एवं मध्य प्रदेश के अभिलेखों में किस मौर्य सम्राट के नाम का स्पष्ट उल्लेख है? तो इन अभिलेखों में अशोक, जो मौर्य सम्राट थे, उनका नाम स्पष्ट है। बाकी उनके अभिलेखों में उन्हें देवनाम प्रियदर्शी के नाम से उन्हें मतलब उल्लेख किया गया है, और इन्हीं जो 2 अभिलेख हैं उसमें उन्हें उनका असली नाम मतलब उनका स्पष्ट नाम का उल्लेख किया गया है, और बाकी अभिलेखों में उनका नाम देवनाम प्रियदर्शी से उन्हें उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो किस वंश से? तो ये नंदों के बारे में बताया जाता है कि वो सिंचाई विषयक कार्यों का में रुचि रखते थे। आगे देखते हैं, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो गुप्त काल के अधिकतर जो अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे है, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया तथा चांदी के सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर चांदी के सिक्के जारी किए। अगला है, उत्तर भारत में स्मारक निर्माण हेतु किस शैली का प्रयोग किया गया था? तो उत्तर भारत में स्मारक निर्माण के लिए नागर शैली का उपयोग किया गया था। शून्य का आविष्कार कब हुआ? तो शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ईसा पूर्व 2री सदी में किया था। अब आगे है सबसे लास्ट, त्रिभुज को क्षेत्रफल जानने का नियम किसने निकाला? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम आर्यभट्ट ने निकाला था। तो पार्ट 2 में इतने ही क्वेश्चंस, और आगे मैं पार्ट 3 भी बनाने वाली हूँ। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियोस डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और इसका पार्ट 3 भी आने वाला है। और अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।